Hi friend, good evening. This is Ravi and you're watching my A to Z study. So friend, today we will discuss some most important MCQ of English pedagogy. Along with, we will discuss the use of have and has. Friends, we discuss only those MCQ which have already come in previous year's questions paper so that you can understand the level of questions and you can compare to yourself that where is your preparation and where you have to achieve, where you have to reach to get a good number. So let's start the class. पहला क्वेश्चन हम लोग का यह है कि टू मेक ग्रामर टीचिंग इफेक्टिव, ग्रामर टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए द मटेरियल्स शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम लर्नर्स टेक्स्ट बुक, लर्नर का टेक्स्ट बुक से मटेरियल नहीं लेना चाहिए. मोर अटेंशन शुड बी पेड टू वोकाबुलरी एनरिचमेंट. Grammar teaching should be done with lots of practice and exercise. Use of visual aids is not very effective in teaching grammar. दोस्तों, विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है? जो एड्स को हम लोग देखते हैं, मैं ऑलरेडी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर में मेरा लेक्चर क्लास कंप्लीट हो चुका है. अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि अनटिल अनलेस यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर क्लास ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. टीचिंग लर्निंग मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं. टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या है? क्लासरूम में टीचर जब पढ़ाते हैं, जो इक्विपमेंट को यूज करते हैं पढ़ाते समय, उसको हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बोलते हैं. जैसे चौक, डस्टर, पेंसिल, आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, ये सारे जो मटेरियल्स को यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, उसको हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बोलते हैं. अभी यहां पे क्या बोल रहा है कि यूज ऑफ विजुअल एड्स. विजुअल एड्स जो है वो ग्रामर क्लास को उतना इफेक्टिव नहीं करता है. मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स इसीलिए समझा दिया क्योंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स चैप्टर से आपका 100% ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं सोचा कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करा दूं. लेकिन इसका सही आंसर होगा ग्रामर टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब ग्रामर टीचिंग शुड बी डन विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज. मतलब लॉट्स ऑफ, बहुत सारा प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होना चाहिए ग्रामर टीचिंग के ऊपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, टीचिंग इंग्लिश ग्रामर का एक ऑब्जेक्टिव क्या है नीचे. दोस्तों, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं समझोगे पढ़ के, जब तक आप क्वेश्चंस पढ़ के नहीं समझोगे, आप आंसर सही से नहीं ढूंढ पाओगे. इंग्लिश क्लास में खास करके इंग्लिश का जो क्वेश्चंस होता है उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा आप आंसर को नहीं ढूंढ पाओगे. राइट ना? तो क्या बोल रहा है कि इंग्लिश और टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश टीचिंग ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज आवर पावर ऑफ मेमोराइजिंग, मेमोरी का जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए. टू इंक्रीज आवर ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया, जो हम लोगों का आइडिया होता है, ओरिजिनलिटी आइडिया को इंक्रीज करने के लिए ना. टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, और नॉन ऑफ दिस. दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का टीचिंग हम लोग उसी लिए देते हैं बच्चा को क्योंकि उसे इंग्लिश में बोलना, लिखना, खुद का एक्सप्रेशन करना, आइडिया के साथ, लॉजिकली के साथ, ये सारे चीज उसका डेवलप होता है, डेवलप करने का क्षमता को बढ़ता है. तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंग्लिश टीचर्स एवेल्युएट्स पीपल्स परफॉर्मेंस फॉर. एक इंग्लिश टीचर जो होता है वो एवेल्युएट करते हैं. क्या एवेल्युएट करते हैं? बच्चा का परफॉर्मेंस को. क्यों ना? अपग्रेडिंग द स्टूडेंट्स, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, असेसिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, और ऑल द अबव. एक इंग्लिश टीचर्स एवेल्युएट करते हैं उसका पीपल्स मतलब उसका स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस का, क्योंकि उसको अपग्रेड भी करना है, उसको मोटिवेट भी करते हैं. असेसिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, टीचर्स का परफॉर्मेंस को देखने के लिए भी. तो इसका सही आंसर होगा आपका 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच मेथड इज एप्रोप्रिएट टू टीच ग्रामर. फ्रेंड, एक बार नहीं
until unless you will be not understand the questions ना, you cannot go to the correct answer. अगर आप सही क्वेश्चंस को ही अगर पढ़ के एक बार सही से समझ जाओगे कि क्या चाहता है, क्वेश्चंस को क्या चाहिए, इसका मतलब आप आंसर की तरफ 80% आगे बढ़ गए। इसीलिए आपको क्वेश्चंस को दिमाग, दिल दिमाग दोनों से क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है क्या चाहता है क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच मेथड, कौन सा मेथड इज अप्रोप्रिएट, सही है टू टीच ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड सही है। पहला है आपका लेक्चर मेथड, दूसरा है आपका इंडक्टिव या डिडक्टिव, तीसरा है क्वेश्चनिंग आंसर, और फोर्थ है आपका रिटन एंड कंपोजिशन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर में क्लास बना चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के ऊपर में, फिर भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि आपको दिल दिमाग दोनों में बैठ जाए। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, क्लासरूम में जब हम लोग पढ़ाते हैं, अगर पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से ही हम लोग रूल के तरफ जाएंगे, उसको हम लोग इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्लास टीचर में, एक क्लास में एक टीचर कुछ स्टूडेंट को बोलें कि तुम्हारा पापा का नाम बताओ, किसी को बोलें कि अपना मम्मी का नाम बताओ, किसी को बोलें कि तुम्हारा गांव का नाम बताओ, किसी को बोलें कि हमारा देश का नाम बताओ, हमारे राज्य का नाम बताओ, किसी को बोलें कि नदी का नाम बताओ। सारे नेम को एक ब्लैक बोर्ड में वो लिख के रख दिए। अब उन्होंने क्या, सब उसके बाद पहले एग्जाम्पल की तरफ चले गए, सबको पूछे एग्जाम्पल बताओ अपना अपना। एग्जाम्पल देने के बाद उन्होंने नाउन पढ़ाना स्टार्ट किए कि जो भी नाम होता है, चाहे वो नाम हो, किसी का नाम हो, प्लेस का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, पर्वत का नाम हो, कोई भी नाम, एनी नाम, जो भी नाम है वो सारे को नाउन बोला जाता है। तो बच्चा का दिमाग में घुस गया कि कोई भी नाम है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से हम लोग रूल की तरफ जाएंगे, इसको हम लोग इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। मैं आपको इसलिए इतना डीप से समझा रहा हूं कि आप एक बार मेरा क्लास देखने के बाद आपको कोई दूसरा यूट्यूब चैनल फॉलो करने का जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, डिडक्टिव मेथड क्या है। डिडक्टिव मेथड में इन जनरली इंडक्टिव मेथड जो है ना, वो एलिमेंट्री लेवल के लिए होता है, मतलब 1 to 5 के लिए होता है। नेक्स्ट, डिडक्टिव मेथड क्या है, पहले रूल समझाया जाता है, रूल समझाने के बाद एग्जाम्पल समझाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं एक तो, कि पहले एक मैथ क्लास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, टीचर समझा देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये नहीं कि पहले एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखते हैं, नहीं, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर को समझा देते हैं बच्चा को, उसके बाद हम लोग मैथ में जाते हैं। तो इंडक्टिव मेथड क्या हुआ, पहले एग्जाम्पल उसके बाद रूल। डिडक्टिव मेथड में क्या हुआ, पहले रूल उसके बाद एग्जाम्पल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप लोग चुपचाप देख के निकल जाते हो, ना लाइक करते हैं ना कमेंट डालते हैं, या तो अगर खराब लग रहा है तो डिसलाइक कम से कम कीजिए कि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेट मिले कि नहीं, मेरा स्टूडेंट जो हमको फॉलो करते हैं वो कुछ सीख रहे हैं हमसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है, डैश इज द बेस्ट सोर्सेस ऑफ लर्निंग प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन लर्निंग करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, लैंग्वेज लैब, टेक्स्ट बुक, इंटेंसिव रीडिंग और टाइमली रिटन टेस्ट। दोस्तों लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलना, बोलना सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है कि जहां पे ऐसा एनवायरमेंट जहां पे बोला जाता है। टेक्स्ट बुक पढ़ के कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख सकता है, पढ़ के लिख के नहीं सीख सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब किसको बोलते हैं, वैसा एनवायरमेंट, ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे बोलने का मौका मिलता है, उसको हम लोग लैंग्वेज लैब बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा लैंग्वेज लैब इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, डैश इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग का ये प्रिंसिपल नहीं है, नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट है। क्वेश्चंस अगर आप एक बार पढ़ के समझ लिए तो समझ जाइए कि आप 80% आंसर को ढूंढ लिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, इंग्लिश क्लास कम से कम, इंग्लिश का जो क्वेश्चंस रहेगा उसको कम से कम 2 बार पढ़िए। ये नहीं कि आप हड़बड़ी में पढ़ के ही नहीं समझ पाए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है और आंसर में आप 5 बार पढ़ रहे हैं उसका स्टेटमेंट को। तो क्या बोल रहा है कि डैश इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें से कौन सा है नीचे स्टेटमेंट जो टीचिंग इंग्लिश का प्रिंसिपल नहीं है, उसका सिद्धांत नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग,
सीख के करना, रीडिंग बुक, किताब पढ़ना, सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल, रियल में, वास्तविक में वो वस्तु को दिखाना, क्रिएटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जगाना। दोस्तों पढ़ाने का प्रिंसिपल इसमें से 3 नंबर वाला नहीं है, सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल। अब क्लासरूम में अगर नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो फिजिकली रियल का नदी को दिखा के पढ़ाना संभव नहीं है, इसीलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज किया जाता है। या तो आप चार्ट बना सकते हैं, या तो ऑडियो क्लिप दिला, वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं, या तो बोर्ड में आप नदी बना के दिखा सकते हैं, बट रियल में लाके प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका ये सिद्धांत का नहीं है। 3 नंबर होगा इसका आंसर। ए लैंग्वेज टीचर्स, लैंग्वेज का टीचर शुड फोकस, फोकस होना चाहिए ऑन किसमें, एनथ वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का बहुत सारा एनथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वर्कशीट होना चाहिए। एवरीडे वोकेबुलरी एंड सेंटेंस, हर एक दिन वोकेबुलरी और सेंटेंस यूज करना चाहिए। देयर लर्न एबिलिटी, कवरेज एंड टीच एबिलिटी, उसका लर्निंग का जो एबिलिटी और टीच करने का जो एबिलिटी उसको कवर करें। या तो ये फोकस ऑन लैंग्वेज रूल्स, लैंग्वेज रूल्स को फोकस करें। दोस्तों जो लैंग्वेज टीचर होता है उनको सबसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए वोकेबुलरी में, स्टॉक ऑफ वर्ड में और सेंटेंस में, कितना सेंटेंस, कितना वाक्य यूज हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि हम लोग पेडागोगी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो हम लोग देख लिए। इसके साथ हम अभी डिस्कस करेंगे हैव और हैज का यूज। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, जब तक हैड, जब तक आप यूज नहीं सीखोगे आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाओगे। नॉट ओनली फॉर आपका जेटेट, इन फ्यूचर आप अगर आप स्पोकन इंग्लिश का तैयारी करोगे, आप कोई भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, जब तक आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं सीखोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आइए हम आपको आज हैव और हैज का यूज समझाते हैं। दोस्तों हैव और हैज ये बेसिकली आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। टेंस, टाइम एंड टेंस को लेके मैंने 12th क्लास मतलब 12 क्लास मैं बना चुका हूं, 12 वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दिया हुआ है। जब तक आप टाइम एंड टेंस नहीं सीखोगे आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। टाइम एंड टेंस अगर आप नहीं जानते हो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, और जब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, आप जब तक सेंटेंस नहीं बना पाओगे जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। स्पेशली मैं इंग्लिश का बात कर रहा हूं। भगवान ना करे अगर किसी को सरकारी टीचर अगर नहीं बन पाएंगे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर उनका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में उनको नौकरी नहीं मिलेगा, ना प्राइवेट कोई कंपनी में मिलेगा। इसीलिए आज के तारीख में स्पोकन इंग्लिश जिसका अच्छा नहीं है, सरकारी टीचर तो आप बन जाओगे, भगवान करे कि बन जाओ आप, अगर बाय मिस्टेकली जिसका नहीं होगा उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने के लिए आपको ग्रामर पोर्शन को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, बिकॉज जब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे। अगर कोई बोलेगा, कोई बोलता है मुझे कि मिरर के सामने इंग्लिश बोलते रहो, हवा में बोलते बोलते रहो, सोचते रहो। अरे एक बात बताओ यार, जब तक आप सपोज दैट मैं आपको बोलूंगी फ्रेंच में सोचो, फ्रेंच में बोलो, यार जब तक आप सेंटेंस को ही नहीं बना पाओगे तो आप सोचोगे कैसे। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो द हाउ टू मेक द सेंटेंस। जब तक आप सेंटेंस बनाना नहीं जानोगे यू विल बी नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है ना। तो आइए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं जहां पे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही टेंस है जो काम अभी जस्ट खत्म हुआ। मैं खाना खाया हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं गाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, जो काम अभी चल रहा है वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम अभी जस्ट खत्म हुआ, मैं लिखा हूं, मैं पढ़ा हूं, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैज प्लस वर्ब में 3 पास्ट पार्टिसिपल होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव एंड हैज, हैव हैड, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज आपको जानने के लिए आपको पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। पर्सन होता है 3 टाइप का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं जो बोल रहा हूं वो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, आप जो सुन रहे हो आप हो गए सेकंड पर्सन, और आपको और हमको छोड़ के दुनिया में जो भी दिख रहा है सारा हो गया आपका थर्ड पर्सन। अब पर्सन में 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर,
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। मतलब पर्सन टू टाइप्स का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अभी मैं में जब बहुत सारा ऐड हो जाएगा तो हो जाएंगे हम लोग। तो आई, जब हम लोग बहुत सारे हम ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा वी, मतलब हम लोग। आप इकलौते हो, इसीलिए आप हो गया यू ओनली। जब वहां पे बहुत सारे आप लोग हो जाओगे, मिक्स हो जाओगे, तो हो जाएगा योर्स, आप लोगों का। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि राम, राम जो वर्ड है, ना आप हो ना मैं हूं, इसका मतलब आपको और हमको छोड़ के राम जो है एक तो थर्ड पर्सन है। अब राम अगर इकलौता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। अब राम के साथ अगर बहुत सारे आदमी हैं तो वो हो गए वे लोग, मतलब दे। पार्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक टाइम एंड टेंस या तो पार्सन में नहीं क्लियर है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं आपको स्पेशली उसका क्लास दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश में परफेक्ट बनो, नॉट ओनली जेटॉट। आपको कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश आपको सही रहना जरूरी है नौकरी पाने के लिए आज के तारीख में। तो अभी हैव एंड हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही ओनली हैज लगेगा, और नहीं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका हैव लगेगा। दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताइए, अगर आपको एडिशनल क्लास चाहिए इंग्लिश ग्रामर के ऊपर में तो मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट करना ना भूलें।